लोकतंत्र का आधार है हर नागरिक के लिए समानता, फिर समान नागरिक संहिता को इतना विभाजनकारी क्यों माना जा रहा है? नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आज श्वेत पत्र हम इसी मुद्दे पर पेश करने वाले हैं। देश में जैसे ही विधि आयोग ने अलग अलग तबकों से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उनकी राय मांगी, वैसे ही इस पर राजनीति शुरू हो गई और बहस छिड़ गई। आज श्वेत पत्र में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के हर एक पहलू पर नजर डालेंगे। जो राजनीति हो रही है उसकी भी बात करेंगे और साथ ही अलग अलग पक्ष जो सोच रहे हैं, जो विचार अपने सामने रख रहे हैं, वो भी आपके सामने पेश करेंगे। जो कॉमन सिविल कोड है वो संकल्प, समान सोच और समावेशी समाज केस को सशक्त बनाने का संवैधानिक संकल्प है। करंट राइट टाइम अभी नाइदर डिजायरेबल है ना ये रिक्वायर्ड है कि यूसीसी पे कोई चर्चा भी की जाए। और यूसीसी जो मामला है अभी, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो तो तत्काल लागू होना चाहिए। समान नागरिक संहिता हिंदुस्तान के मुसलमानों को मंजूर नहीं। किसी भी सूरत पर हम इसको यकसा सिविल कोड को कबूल नहीं करते हैं। देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड होना तो अच्छी बात है, इसको किसी धर्म से जोड़ना नहीं चाहिए। हम उसको धर्म से जोड़कर हम देश के साथ न्याय करेंगे। इस मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड न मुफीद है और न इसकी जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन फेमस थे, उन्होंने आर्टिकल 44 में बोला कि जो सिटीजन है उनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का डिजाइन होना चाहिए। भारत का जो विविधता है उसको अगर एक सूत्र में पिरोने का अगर काम करेगा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड करेगा। क्या देश में समान नागरिक संहिता आने वाली है? क्या विधि आयोग की सबसे ताजा कार्रवाई इस बात का संकेत है? क्या देश में इस बात को लेकर आम राय बन पाएगी? और क्या वाकई 2024 से पहले यूसीसी लागू होगा? कॉमन सिविल कोड लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? जोर से बोलिए, लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? हाँ, टाइम के हिसाब से सही है। जो कानून सरकार लागू कर दिया सबके लिए एक जैसा ही होना चाहिए। आई थिंक इट इज अ गुड स्टेप, क्योंकि ये पहले भी लॉ के लिए पहले भी आया था लेकिन इतनी सपोर्ट नहीं मिली थी। आई थिंक दिस टाइम वी शुड सपोर्ट दिस थिंग। तो अभी के लिए एक्चुअली मुझे लगता है कि उन्हें सेम चीज पे स्टिक रहना चाहिए, क्योंकि लोग क्या है, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे रिलीजन्स हैं इंडिया में। ऐसे हम देख सकते हैं कि हर स्टेट में डिफरेंट रिलीजन एक्सेप्ट करता है लोग हर जगह। मेरी राय यही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है वो अच्छी बात है, एक नॉर्मेलिटी बनेगी, सबका कॉमन रहेगा। बट सबका डिफरेंट जो रिचुअल्स है उनको वो फॉलो करना भी देना चाहिए, क्योंकि वो मान्यता है हमारे में पुरखों की जो चलते आ रही है, तो उसको आप ऐसे हर्ट नहीं कर सकते। तो वो दोनों को बैलेंस्ड वे में मीन्स रूल्स बनने चाहिए। 22वें विधि आयोग यानी लॉ कमीशन ने समान नागरिक संहिता पर आम जनता से विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग द्वारा जनता, सार्वजनिक संस्थान और धार्मिक संस्थानों और संगठनों के प्रतिनिधियों से 1 महीने में इस मुद्दे पर राय मांगी गई है। जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज ए नेसेसिटी, वो जल्दी आना चाहिए। तो हम कोशिश करें कि हम एक ड्राफ्ट ऐसा बनाएं जो सबको ठीक लगे। यूसीसी को लेकर हर पक्ष के अपने अपने तर्क हैं और अपनी अपनी राय, पर आजादी के बाद 7 दशक बीत जाने के उपरांत भी पूर्ण बहुमत की सरकारों से लेकर गठबंधन की सरकारों के बाद फिर से पूर्ण बहुमत की सरकारों के क्रम तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा बिजली के नंगे तार जैसा बना रहा। अब हम सरकार बना रहे हैं। सरकार बनाने के समय हमारा ये एजेंडा है, और ये हमारा ही नहीं है, ये संविधान के निर्माताओं का कहना था कि सभ्य समाज के लिए और सबको साथ लेकर के चलने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। उस यूनिफॉर्म सिविल कोड को जहां जहां हमारी सरकारें आएंगी वहां हम उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। श्वेत पत्र में आज हम जानेंगे कि 2024 के आम चुनावों से पहले यूसीसी का मुद्दा उठना
क्या केवल एक चुनावी चाल है या बीजेपी इस वादे को लेकर गंभीर है? यूसीसी लागू हुआ तो क्या बदलेगा देश में? यूसीसी लागू हुआ तो क्या असर पड़ेगा राजनीति पर? यूसीसी का असर अलग अलग समुदायों पर क्या पड़ेगा? समान नागरिक कानून की संवेदनाओं पर देश की नब्ज टटोलेंगे आज। देश की जनता का मत जानेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या है इतिहास भूगोल ये बताएंगे। देश के लिए क्या है यूसीसी के मायने, इस पर देश के सामने सबसे विश्वसनीय श्वेत पत्र रखेंगे। भारत में हर कानून का जो आधार होता है वो है कि लोगों में भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या फिर लिंग के आधार पर, यानी कोई महिला है या पुरुष है, कोई हिंदू है या मुसलमान है या फिर उसकी जाति कोई भी है। समान नागरिक संहिता की लेकिन जब भी बात आती है तब उसके खिलाफ जो तर्क दिया जाता है वो भेदभाव का ही होता है। बाईसवें लॉ कमीशन का कार्यकाल फरवरी 2023 को समाप्त हो रहा था, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे अगस्त 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया। 14 जून को लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने एक पत्र जारी करके यूसीसी पर राय मशविरे की प्रक्रिया को शुरू किया। धार्मिक और सार्वजनिक तौर पर लोगों से कानून के मुद्दे पर 30 दिन के अंदर अपना मत प्रकट करने का आग्रह किया गया। ये मत वेबसाइट या मेल पर दर्ज कराया जा सकता है। घर के अंदर 4 लोग हैं, 8 लोग हैं और उनको खाना एक थाली में एक जैसा परोसा जाए, आपको दिक्कत है? किसी को दिक्कत है क्या? परेशानी है क्या? सबको समान अधिकार मिले, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो उसमें क्या बात है? इसमें राजनीति करने की लोड़ नहीं है किसी को। इतने डाइवर्स कंट्री में मुझे नहीं लगता कि इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं यूसीसी। बहुत अच्छा है, ये होना भी चाहिए क्योंकि देश में सभी को समानता का व्यवहार होना चाहिए। लॉ कमीशन ने 2016 में यूसीसी के मुद्दे पर गहन विचार विमर्श शुरू किया था। 21वें लॉ कमीशन के द्वारा 19 मार्च 2018 और 27 मार्च 2018 को फिर राय मांगी गई थी। इसके बाद 31 अगस्त 2018 को लॉ कमीशन ने फैमिली लॉ के सुधार के लिए सिफारिश की। पिछले कंसल्टेशन पेपर को आए 3 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ऐसे में मामले की गंभीरता और इस मामले में कोर्ट के तमाम आदेशों को देखते हुए 22वें लॉ कमीशन ने इस विषय पर पब्लिक और तमाम हितधारकों की राय लेने का फिर से फैसला किया है। मौजूदा केंद्र सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि उसने 2024 के चुनावों के चलते देश के सामने एक सांप्रदायिक मुद्दे की राजनीति का रास्ता खोला है। क्योंकि अगर देखा जाए तो यूसीसी बीजेपी की संपूर्ण विचारधारा की तीसरी कसम है। भारतीय जनता पार्टी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा बड़ा रहा है। बीजेपी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ। पहला आम चुनाव बीजेपी ने लड़ा 1984 में। तब उसके वायदों में 370 हटाना ही था, लेकिन 1989 के आम चुनावों से कॉमन सिविल कोड भी शामिल हो गया और ये तब से बीजेपी के एजेंडे में। 2014 और 2019 के आम चुनावों में भी यूसीसी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था। बीजेपी की तरफ से नवंबर 2019 में विधेयक लाकर यूसीसी पर बिल पेश किया गया। 2020 में भी बिल तैयार हुआ लेकिन पेश नहीं किया गया। 2016 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पर गहन चर्चा शुरू की। 2018 में 21वें कमीशन ने जनता की राय लेने के बाद कुछ सुधारों के अलावा फिलहाल कॉमन सिविल कोड की जरूरत से इनकार किया था। 2023 में लॉ कमीशन ने एक बार फिर यह मुद्दा जनता के बीच रख दिया। पक्ष कहता है यूसीसी आप लोगों के लिए केवल एक चुनावी मुद्दा है, कि चुनाव से कुछ महीने या 1 साल पहले आप लोग ये आवाज उठाते हैं। ये विपक्ष के विद्वेष और अज्ञानता दोनों का प्रतीक है। यूसीसी कॉमन सिविल कोड 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से लेके 1951 में जनसंघ से लेके आज तक 73 साल से हमारा मुद्दा है। मैं विपक्ष को चुनौती देता हूं कि हमारा एक भी घोषणा पत्र दिखाएं जिसमें हमने यूसीसी का उल्लेख न किया हो। और उससे बड़ी बात है, ये भाजपा का मुद्दा नहीं था,
हमने कहां से लिया है? संविधान निर्माताओं का यह मनोभाव था कि यह कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। यह संविधान के नीति निर्देशक तत्वों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उल्लेख है और एक नहीं कम से कम 3 बार सर्वोच्च न्यायालय अपना मंतव्य दे चुका है कि देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। समाज और देश के हिसाब से आज यूसीसी की आवश्यकता क्यों लगती है? वो इसलिए लगती है कि जब भारत 21वीं सदी में एक नए स्वरूप में प्रखरता के साथ आगे बढ़ रहा है तो समाज के हर वर्ग को समान रूप से उभरने का मौका मिलना चाहिए। एक कहावत होती है ना कि योर स्ट्रेंथ लाइज इन योर वीकेस्ट पॉइंट। तो अब मैं पूछना चाहता हूं कि यदि मुस्लिम समाज की बहनों को, बेटियों को एक समान अधिकार मिलेगा, एक पत्नी एक पति का सिद्धांत सबके लिए लागू हो जाएगा, समान रूप से विरासत में जो आपको पैतृक विरासत संपत्ति मिलेगी सबको समान रूप से मिलेगी, गुजारा भत्ता समान रूप से मिलेगा, शादी ब्याह की है समान, फिर आप अपने जो ट्रेडिशन फॉलो करना चाहें करिए। क्या 2024 से पहले ये आ सकता है, आपको लगता है? देखिए, ये एक वैधानिक प्रक्रिया है। विधि आयोग ने सुझाव मांगे हैं और कई राज्यों ने इस पे प्रक्रिया रखी है। तो मुझे लगता है कि एज पर दी प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो भी प्रोसेस होगा उसके अनुसार जब भी कोई चीज निर्णय की स्थिति में पहुंचेगी तो आपके संज्ञान में बात आएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमेशा से बहस में उलझा रहा। ये राजनीति का मुद्दा है या देश की जरूरत? धार्मिक आजादी पर प्रहार है या समानता की पुकार? मजहब में दखल अंदाजी है या रिफॉर्म की आवश्यकता? और ये बहस आज से नहीं बल्कि आजादी के पहले से ही चली आ रही है। यूसीसी को लेकर कांग्रेस को एतराज क्या है, क्या आपत्तियां हैं? देखिए, सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए कि यूसीसी, अटल बिहारी वाजपेयी जी 6 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे और अब 9 वर्ष से मोदी साहब हैं, उनको क्या आपत्ति है? और उनकी आपत्तियों के बारे में मुझे लगता है 2018 में जो लॉ कमीशन बना उसने अपनी जो रिकमेंडेशन थी, जिस जयराम रमेश जी ने बहुत क्लियरली कहा कि जब लॉ कमीशन ने कहा कि यूसीसी की इस देश में आवश्यकता नहीं है, आज अब दोबारा से, क्योंकि 2024 का चुनाव है, यूसीसी के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। आप अभी सुझाव मांगेंगे, फिर कमेटी बनाएंगे। हम तो बीजेपी से पूछना चाहते हैं, अगर इतनी ही अच्छी चीज थी तो 9 वर्षों से आपने क्यों नहीं लागू की? 9 वर्ष ये हैं, 6 वर्ष में 15 वर्ष हो गए। यूसीसी को केवल आप राजनीतिक हथियार बनाना चाहते हैं। यूसीसी में आप देखिए कितने प्रावधान हैं, हमारे यहाँ पर कितनी विविधता है। जिस तरह से एक ट्राइब में दूसरी ट्राइब में तमाम रीति रिवाजों का फर्क, एक राज्य से दूसरे राज्य में रीति रिवाजों का फर्क है। एक जगह अग्नि की पूजा है, दूसरी जगह किताब की पूजा है, कहीं पर कुछ है। आप उन चीजों को जबरदस्ती क्यों एक समाज के पटल पर लाकर कंट्रोवर्सी खड़ा करना चाहते हैं? क्या बीजेपी ने मणिपुर से कुछ नहीं सीखा? आपने वहां पर जिस तरह से एथनिक क्लैशेस कराए हैं, ये सारा फेलियर आपका है। आप यूसीसी का केवल चुनावी हथियार बनाना चाहते हैं। इस पर कोई मंथन नहीं हो सकता? अनुच्छेद 44 की भी वो दुहाई देते हैं, उसकी बात की जाती है। क्या आपको लगता है कि इस पर बिल्कुल, अगर विधि आयोग द्वारा ये पूछा जा रहा है अलग अलग तबकों से, तो क्या ये प्रक्रिया सही है आपके? देखिए, मैं समझता हूँ प्रक्रिया क्या है, क्या सही है, क्या नहीं है, ये लॉ मिनिस्ट्री का काम है, केंद्र सरकार का काम है, इसमें ये विपक्ष का काम नहीं है। लेकिन अगर ये प्रक्रिया अच्छी है तो 2018 में 21वां लॉ कमीशन बना, 2023 में आते आते लगभग 6 साल हो गए, 22वां लॉ कमीशन बना, तो 6 साल से सरकार पकड़े चल रही थी। ऐसा नहीं है कि भारतीय राजनीति का यूनिफॉर्म सिविल कोड मुद्दे से पहली बार सामना हो रहा हो। समय समय पर लगभग हर दौर में यह मुद्दा भी उठता रहा और इस पर बहस भी होती। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कोई आज से बात नहीं हो रही है, न ही इसके पक्ष और विरोध में बातें आज की बात है। हम आपको ये भी समझाते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्या जरूरत है। देश एक है, तमाम दूसरे कानून भी एक है, तो निजी कानून अलग अलग क्यों? समान नागरिक संहिता की बहस जितनी पुरानी है उतनी ही ज्वलंत। कभी इसे निजी कानूनों में दखलंदाजी कहा जाता है, कभी समय के हिसाब से गैर जरूरी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पर्सनल लॉ या निजी कानून किसे कहते हैं।
पर्सनल लॉ ऐसे कानून होते हैं जो धर्म, जाति, विश्वास और परंपराओं के आधार पर बने होते हैं। ये अलग अलग धार्मिक ग्रंथों पर आधारित होते हैं। हिंदू धर्म में शादी, संपत्ति, विरासत, गोद लेना, पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा, देखरेख, गार्जियनशिप और चैरिटी जैसे मामले व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत आते हैं, जबकि इस्लाम में पर्सनल लॉ में शादी, तलाक, विरासत, वसीयत, उत्तराधिकार, वक्फ, मेहर और गार्जियनशिप जैसे मामले आते हैं। जो लोगों के पर्सनल लॉ है, मैरिज है, डिवोर्स है, एडॉप्शन है, सक्सेशन है, उनका क्या, उनके क्योंकि बड़े ही डाइवर्जेंट हैं। हिंदुओं का अलग है, हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, एडॉप्शन एक्ट है, मेंटेनेंस एक्ट है। हिंदुओं के लॉ डिफरेंट है, मुस्लिम्स के लॉ डिफरेंट है, क्रिश्चियंस के लॉ डिफरेंट है, पारसी का डिफरेंट लॉ है। स्पेशल मैरिज एक्ट है जिसके अंदर जो कोई भी मान लीजिए दो डिफरेंट रिलीजन के लोग फॉलो कोई शादी करते हैं तो उन पे डिफरेंट लॉ स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई करते हैं। तो फिलहाल देखा जाए तो पर्सनल लॉ पे बहुत डाइवर्जेंस हैं। कॉमन सिविल लॉ जो है वो बाय एंड लार्ज यूनिफॉर्म है। ये केवल अभी जो पर्सनल लॉ है उसमें यूनिफॉर्मिटी की कमी है। 1937 में भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट पास किया गया। इस कानून को लागू करने का मकसद भारत के मुसलमानों के लिए एक इस्लामिक कोड तैयार करना था। उसके बाद से ही मुस्लिमों की शादी, तलाक, विरासत पर फैसले इस एक्ट के तहत ही होते आ रहे हैं। ये एक्ट शरीयत पर आधारित है जिसको मुसलमान मानते हैं। ये असल में ये मेरे नजदीक ना ये एक सियासी इशू है, इलेक्शन का इशू नहीं है, ये कम्युनल इशू भी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इशू है। लॉ कमीशन ने अपनी 2018 की रिपोर्ट में ये कहा कि वेरियस पर्सनल लॉज का कोडिफिकेशन सरकार को करना चाहिए। सरकार ने हिंदू कोड बिल लाया जवाहरलाल नेहरू जी ने 1951 में, और 4 साल लगे हिंदुओं को तमाम को समझाने में, तब वो कोड बिल पास हुआ। जैसे हिंदू कोड बिल नेहरू जी ने पास करवाया था, उसके बाद की सरकारों को चाहिए था कि वो मुस्लिम कोड बिल भी पास करवा देती, तो ये मसला नहीं रहता। अभी भी उसका वक्त है कि वो कोडिफिकेशन ऑफ मुस्लिम लॉ करवाएं, लेकिन वो नहीं चाहते। लॉ कमीशन कह रहा है। तो अभी जब 2018 में 5 साल पहले एक सवालनामा जारी करके, इतनी बड़ी एक्सरसाइज करके, सारे देश से सब कुछ पूछने के बाद लॉ कमीशन एक रिपोर्ट दे चुका है, तो अब वो बीजेपी जो 40 साल से अपने मैनिफेस्टो में रखे हुए है यूनिफॉर्म सिविल कोड को, और जो 15 साल से सरकार चला रही है और एब्सोल्यूट गवर्नमेंट चला रही है, वो अपने कार्यकाल पूरा होने से सिर्फ 9 महीने पहले दोबारा से वो प्रक्रिया शुरू करती है। तो ऐसा लगता है कि आप यूसीसी के बारे में सीरियस नहीं है। 1950 के दशक में हिंदुओं के लिए भारत में हिंदू कोड बिल लाया गया था। देश में जबरदस्त विरोध के बाद इस बिल को 4 हिस्सों में बांट दिया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट में बांट दिया था। 1835 में अंग्रेजी शासन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि भारतीय कानून में जुर्म, सबूत और अनुबंध के मामलों में समानता की जरूरत को देखते हुए कोडिफिकेशन या वर्गीकरण की आवश्यकता है, लेकिन हिंदुओं और मुसलमानों के पर्सनल लॉ को फिलहाल इस वर्गीकरण से अलग रखा जाए। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आजादी के बाद भी ये चर्चा जारी रही। 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा में एक बहस हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। इसमें 2 धड़े थे। एक पक्ष समान नागरिक संहिता की वकालत कर रहा था, दूसरा पक्ष पर्सनल लॉ की। विरोध करने वालों में संविधान सभा के सदस्य मोहम्मद इस्माइल, नजीरुद्दीन अहमद, महबूब अली बेग, पोकर साहिब बहादुर और हुसैन इमाम शामिल थे। मोहम्मद इस्माइल ने विरोध करते हुए कहा, नागरिकों के लिए समान कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय यदि लोग अपने पर्सनल कानून का पालन करते हैं तो कोई नाराजगी या असंतोष नहीं होगा। नजीरुद्दीन अहमद ने कहा, विवाह और उत्तराधिकार के कानून धार्मिक निषेधाज्ञा का हिस्सा हैं।
महबूब अली बेग ने कहा, 1350 वर्षों से मुस्लिमों द्वारा निजी कानून का पालन किया जा रहा है और सभी प्राधिकारियों द्वारा इसे मान्यता भी दी गई है। मुस्लिम सदस्यों के इन तर्कों को के.एम. मुंशी, ए.के. अय्यर और बी.आर. अम्बेडकर ने खारिज कर दिया। के.एम. मुंशी ने जवाब देते हुए कहा था, कई देशों में समान नागरिक संहिता लागू है। कुछ मुस्लिम देशों में भी अल्पसंख्यकों के पर्सनल लॉ को मान्यता नहीं दी गई है। 1937 में जब केंद्रीय विधानमंडल ने शरीयत कानून पारित किया था तो मुस्लिम सदस्यों ने कहा था कि यह सभी मुस्लिमों पर लागू होगा। यहाँ तक कि खोजा और कच्छी मेमन लोगों को भी नहीं बख्शा गया जो इसका विरोध कर रहे थे। तब अल्पसंख्यकों को अधिकार देने की बात क्यों नहीं याद आई? ए.के. अय्यर ने कहा, देश के नेता चाहते थे कि पूरे भारत को आपस में जोड़ा जाए और इसे एक राष्ट्र के रूप में एकजुट किया जाए। क्या हम देश को हमेशा प्रतिस्पर्धी समुदायों के रूप में बांटे रखना चाहते हैं? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, मैं मुस्लिम सदस्यों की बातों को सुनकर चकित हूँ। देश में सीआरपीसी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट, दूसरे जरूरी कानून पहले से लागू हैं। इसका मतलब है कि व्यावहारिक रूप से पूरे देश में नागरिक संहिता लागू है। विवाह और उत्तराधिकार के विषय इससे बाहर हैं। इसलिए हम सब इस अनुच्छेद को संविधान में रखना चाहते हैं। इस पर संविधान सभा के कुछ मुस्लिम सदस्यों ने माना कि कुछ समय बाद भारत में समान नागरिक संहिता लागू हो सकती है। नजीरुद्दीन अहमद ने कहा, देश को समान नागरिक संहिता का लक्ष्य रखना चाहिए, लेकिन ये धीरे धीरे और लोगों की सहमति से होना चाहिए। इस बहस का नतीजा ये हुआ कि समान नागरिक संहिता को संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के रूप में अनुच्छेद 44 में जोड़ दिया गया। मतलब ये हुआ कि समान नागरिक संहिता का जिक्र संविधान में तो है, लेकिन क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है तो ये भारतीय अदालतों पर बाध्यकारी नहीं हो सकता। क्या एक देश में सभी नागरिकों को एक समान कानून का मुद्दा राजनीतिक है? भारतीय जनता पार्टी जब भी फंसती है तो उनके पास तो एक ही एजेंडा है, पोलराइजेशन। दिल्ली में यूसीसी की बात करो, बैंगलोर में एंटी कन्वर्जन की बात करो। 1950 से संविधान इस देश में लागू है। उसमें अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44 के तहत देश के अंदर में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। इसका धर्म से तो लेना देना नहीं है। क्या एक देश में एक समान नागरिक संहिता की मांग धार्मिक मामलों में दखलंदाजी है? विधि आयोग को संविधान सभा की बैठकों में जो बहस हुई थी, एक बार उसको रिविजिट करना चाहिए। विधि आयोग को रायशुमारी से पहले थोड़ी ये कोशिश भी करनी चाहिए कि दुनिया के बाकी मुल्कों में यूनिफॉर्मिटी के बाद यात्रा विविधता की ओर हुई। कॉमन सिविल कोड समय की आवश्यकता है या कोई छुपा एजेंडा? वन पीपल वन लॉ के रूप में डेवलप किया जाए और ये एश्योर किया सब प्रश्नों के उत्तर में, इट इज नॉट एंटी मुस्लिम, इट इज नॉट एंटी इस्लामिक। यह सब धर्मों के सम्मान का और सबकी सुरक्षा कवच है, सम्मान का रास्ता है। इसलिए घबराइए नहीं, इसका स्वागत करिए। इन सभी मुद्दों पर जारी है श्वेत पत्र। एक होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड और एक होते हैं पर्सनल लॉज अलग अलग धर्मों के। तो किस धर्म पर क्या असर पड़ेगा? जो मुस्लिम समुदाय है वो क्यों यूसीसी के विरुद्ध नजर आता है? ईसाइयों का क्या कहना है इस पर? और क्या कुछ ऐसे हिंदू पर्सनल लॉज भी हैं जिन पर असर पड़ सकता है यूसीसी के लागू होने से? देश के सभी धर्म के लोगों की पर्सनल लॉ उनकी धार्मिक किताबों या मान्यताओं पर आधारित है। मुस्लिम पर्सनल लॉ कुरान और हदीस पर आधारित है। इसके अलावा इजमा यानी कानूनी मुद्दों पर इस्लाम के जानकारों में एक मत और कियास यानी तार्किक विचार को भी मुस्लिम पर्सनल लॉ में जगह दी गई।
यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करने वाले कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में ऐसे कई कानून हैं जो महिलाओं और पुरुषों को बराबर के अधिकार नहीं देते, इसीलिए उनमें बदलाव की जरूरत है। मुसलमानों का पर्सनल लॉ उनको बिना पत्नी को तलाक दिए लेकिन पत्नी की रजामंदी के साथ 4 शादियां करने की इजाजत देता है। हिंदू धर्म के अनुसार तलाक दिए बगैर दूसरी शादी नहीं की जा सकती। बच्चा गोद लेने को लेकर भी मुस्लिम पर्सनल लॉ में अपना तरीका है। समान नागरिक संहिता हिंदुस्तान के मुसलमानों को मंजूर नहीं है। किसी भी सूरत पर हम इसको यकसा सिविल कोड को कबूल नहीं करते हैं। हालांकि कुछ मामलों में मुस्लिम पर्सनल लॉ सभी मुसलमानों के लिए समान नहीं है। मसलन कुछ बोहरा मुसलमान उत्तराधिकार के मामले में हिंदू कानूनों के सिद्धांतों का पालन करते हैं। अक्सर कानून वो तो कॉमन ही मालियात का कानून है, जुर्म सजा का कानून है, सिर्फ एक पर्सनल लॉ में अलग अलग रखा गया है। हिंदू भाइयों का पर्सनल लॉ वो है जो 1955 में बना, वो उस पर अमल करते हैं। यहाँ ईसाइयों का भी पर्सनल लॉ है, पारसियों का भी पर्सनल लॉ है, मुसलमानों का भी अपना एक पर्सनल लॉ है जो 1937 में बना। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत 3 तलाक वैध था, लेकिन मोदी सरकार ने 2019 में इसे अपराध बना दिया। मुसलमानों का मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना शरीयत में दखल अंदाजी है। यूनिवर्सल सिविल कोड जो लागू करने की बात कर रहे हैं, ये कभी लागू नहीं होगा और न होना चाहिए। कहाँ तक गलत मानते हैं आप इसको लेकर जो है देश में? इससे मतलब ये है कि पूरे आम इंसानों में इससे बहुत ही हिंदू मुसलमानों में खासतौर से बहुत ज्यादा आपस में इख्तलाफात बढ़ जाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बार फिर प्रक्रिया शुरू हुई है। विधि आयोग ने अपनी तरफ से अब राय मांगी है सबसे, लेकिन अब आपको लग रहा है, क्योंकि आपने बहुत सारी कोशिशें की हैं इस लिहाज से, आपको लग रहा है कि अब कुछ होगा? मुझे लग रहा है कि 2024 में आ जाएगा और ये बहुत ज़रूरी भी है और लाना बहुत आसान भी है। इसको हमने खामखा इसको हवा बना रखा है। हमारे देश में इंडियन पिनल कोड है, उसी तर्ज पे इसको एक इंडियन सिविल कोड लाना चाहिए। आप उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड मत कहिए, कॉमन सिविल कोड मत कहिए, उसको इंडियन सिविल कोड कहिए तो लोग थोड़ा डाइजेस्ट आसानी से हो जाएगा। इंडियन सिविल कोड में 10 चैप्टर डाल दीजिए। चैप्टर 1 एज ऑफ मैरिज, चैप्टर 2 ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, चैप्टर 3 प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स, चैप्टर 4 ग्राउंड्स ऑफ मेंटेनेंस, प्रोसीजर ऑफ मेंटेनेंस, ग्राउंड्स ऑफ एडॉप्शन, प्रोसीजर ऑफ एडॉप्शन, प्रोसीजर ऑफ एडॉप्शन, इसके अलावा सक्सेशन, इनहेरिटेंस, एक पति एक पत्नी और हम दो हमारे दो। इस तरीके से आप 10 चैप्टर कर दीजिए, आराम से इसको लोग डाइजेस्ट कर लेंगे, एडॉप्ट कर लेंगे। इसकी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारी मुस्लिम बेटियों को है, क्योंकि जो 1937 का शरीयत एक्ट है वो इनको इक्वल राइट नहीं दे रहा है। इनफैक्ट कॉमन सिविल कोड की ज़रूरत हिंदू लड़कियों को, हिंदू बेटियों को नहीं है। उनको ऑलरेडी हिंदू कोड से ऑलरेडी इक्वल राइट मिला हुआ है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसकी ज़रूरत है मुस्लिम बेटियों को, उसके बाद पारसी बेटियों को, उसके बाद क्रिश्चियन बेटियों को। और हिंदू बेटियों से केवल इतना अंतर आएगा कि अभी उनकी शादी की उम्र 18 है, लड़के की 21 है, वो दोनों की 20 हो जाएगी या दोनों की 21 हो जाएगी। बस शादी की उम्र जो समान होगी उतना ही हिंदू में अंतर आएगा। बाकी सब कुछ हिंदू में पहले से चल रहा है। इसका जो सबसे, मैं मुस्लिम्स की बात इसलिए कह रहा हूँ फायदा मिलेगा क्योंकि ट्रिपल तलाक भले खत्म हो गया, तलाके हसन, तलाके अहसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, ये 4 तरीके के तलाक आज भी चल रहे हैं। और ये चारों जो तलाक है ये एसएमएस से होते हैं, व्हाट्सएप से होते हैं, ईमेल से होते हैं, कुरियर से होते हैं, स्पीड पोस्ट से होते हैं, ऐसे एक तरफा होते हैं, आज भी चल रहे हैं, 4 तरीके चला रहे हैं। तो कॉमन सिविल कोड आएगा, खत्म हो जाएगा। कॉमन सिविल कोड आएगा, गुजारा भत्ता सबको मिलेगा। अभी क्या रहा, हिंदू जैन बौद्ध सिख में गुजारा भत्ता मिलता है, मुस्लिम बेटियों को कुल मेहर की रकम मिलती है 10,000, 5,000, 20,000 रुपए ऐसे मिलती है, बस उसके बाद कुछ नहीं मिलता। मान लीजिए बच्चा है तो बच्चे के लिए 5,000 रुपए मिल जाएगा, 2,000 रुपए दूध पीने के लिए मिल जाएगा, उसका कोई भरण पोषण कोई नहीं मिलता है। विरासत में मुस्लिम बेटियों को इक्वल राइट नहीं है, वसीयत में मुस्लिम बेटियों को इक्वल राइट नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि उनको गोद लेने का अधिकार नहीं है। बाय द वे, अगर बच्चा नहीं हुआ तो गोद नहीं ले सकती। मुस्लिम पर्सनल लॉज जो हैं उसमें कई सारी चीजें हैं, जैसे कि अडॉप्शन है। तो अडॉप्शन जो एक जजमेंट भी रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का आया था इस इशू पे, सबनम हाशमी करके, उसमें महिला जो थी वो एक्टिविस्ट थी और वो अडॉप्शन को लेके गई थी। उन्होंने एक बच्ची को अडॉप्ट किया था और उस चीज को लेके
वो उन्होंने रिट फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने ये उसमें ऑब्जर्व किया था कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जो अडॉप्शन किया जा रहा है वो इक्वली एप्लीकेबल है और वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ एक पहल है और सही पहल है। तो इंडिकेशन कई सारी चीजों में है कि बिकॉज मुस्लिम लॉ डजंट रिकॉग्नाइज अडॉप्शन एंड दे आर गवर्न्ड बाय गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट मोर। तो इससे रिलेटेड देन परमिसिबल एज फॉर मैरिज से रिलेटेड जो परमिसिबल है मुस्लिम सोसाइटी में, एंड अंडर एज मैरिजेस आर बीइंग परफॉर्म। उसके अलावा पॉलीगैमी और बाइगैमी जो कि परमिसिबल है, प्रैक्टिस होती है, वो चीजें इफेक्ट होंगी। और यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद सब पे यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट होगा, कस्टमरी लॉज सुपरसीड हो जाएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड से। पूर्वोत्तर भारत के ईसाई बहुल राज्यों जैसे नागालैंड और मिजोरम में अपने पर्सनल लॉ हैं और वहां पर अपनी प्रथाओं का पालन होता है, न कि धर्म का। इसके साथ साथ कई आदिवासी समूह हैं जो अपने अपने धर्मों के कानूनों का पालन करते हैं। अब चौथी बात बोलते कि नहीं अब इससे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड किस बुनियाद पर लाएंगे आप? किस बुनियाद पर लाएंगे? नहीं, आपके पास जो है औरतों को हुकूक नहीं मिलते, आपके पास औरतों को ये नहीं मिलता। अब जब हम सवाल करते हैं कि भाई आप बताओ, दया भागा स्कूल ऑफ थॉट होगा या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट होगा? फिर हम जब सवाल करते कि विल पावर अगर आप खत्म करेंगे क्या? विल पावर खत्म नहीं कर सकते, मगर इस्लाम में कोई विल के जरिए अपनी पूरी जायदाद अपनी एक औलाद को नहीं दे सकता। मेरे ख्याल से 1/3 है, उलमाए कराम मौजूद है, वो मुझे करेक्ट कर सकते। वो विल पावर आप खत्म नहीं करना चाहेंगे। मकसद क्या है कि मुसलमानों को उनकी तहजीब से, उनके तमद्दुन से, उनके मजहब से उनका रिश्ता खत्म कर दो। पूरे देश में समान नागरिक संहिता की बहस के बीच उत्तराखंड, गुजरात और असम ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए। क्या देश में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है? देखिए, इसको लेकर के लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी राजनीति का विषय बना रही है। 9 वर्ष हो गए बीजेपी के शासन में। इसके पहले भी जो 21वां विधि आयोग बना था, उसका रिपोर्ट है 2018 में कि इसको जरूरी नहीं है, उन्होंने खारिज कर दिया था। लेकिन उस समय 19 में चुनाव थे तो 18 में इसको, फिर अब 24 में चुनाव है, फिर अब ये एक नया लेकर के आए हैं। तो उनको जो उन्होंने कहा है कि सबसे राय ली जाए, सबसे ये देश में तो हर धर्म का, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे क्षेत्र के, सबके अलग अलग अपना नियम है। ये नियम और कानून और संविधान, इसी से देश चलेगा, ना कि किसी के नियम कानून संविधान से बदल कर। अगर आप मंशा बीजेपी की सही रहती तो बीजेपी इसको लेकर राजनीति नहीं करती। बीजेपी की मंशा सही नहीं है और वो चाहती है कि इस देश में कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना बीजेपी का, ये टारगेट करना चाहती है धर्म के आधार पर अगर राजनीति इससे हटा दें तो आपको लगता है कि मूलतः ये संहिता आवश्यक है देश के लिए? देखिए, इसको लेकर के तो इसके पहले भी संविधान में भी बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भी कहा था और बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं और गंगा में बहुत सारे पानी बह गए हैं। लेकिन हम समझते हैं आज के समय में ये नहीं ठीक होगा। इसलिए आप देखेंगे कि पूरे देश में तो अलग अलग विधान अलग अलग हैं ही और अनेकता में एकता की बात हम लोग करते हैं। लेकिन अब किसी प्रदेश में भी आप देखेंगे, अगर बिहार से ही हम हैं तो बिहार के भी क्षेत्रों में सब लोगों के कुछ अलग अलग हैं, नियम अलग अलग मानते हैं, अलग अलग मान्यता है। उसी तरह से इतने धर्म हैं, इतने तरह के यहाँ लोग मानने वाले हैं, क्षेत्रवाद हैं। ये सारे चीज़ों को लेकर के हम समझते हैं इसकी आवश्यकता नहीं। गोवा देश का इकलौता राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, लेकिन इसे भारत सरकार ने लागू नहीं किया था, बल्कि गोवा की जो नागरिक संहिता है वो
1867 की पुर्तगाल नागरिक संहिता पर आधारित है। गोवा एक ऐसा राज्य है जहां के जो विवाह, संपत्ति या विरासत के कानून हैं वो बाकी भारत से अलग हैं। सवाल उठाने वाले कहते हैं कि अगर गोवा में समान नागरिक संहिता हो सकती है तो देश के दूसरे राज्यों में क्यों नहीं? गोवा के नागरिक संहिता कानून के तहत शादी कम्युनियन ऑफ एसेट्स नाम की एक प्रणाली द्वारा शासित होती है। शादी के बाद पति पत्नी को एक दूसरे की संपत्ति में अविभाजित अधिकार का आधा हिस्सा मिलता है। गोवा का जो है, जैसे पता ही है आपको कि 1961-62 से हम लोग जो है, गोवा वाज अंडर द डोमिनियन ऑफ द पोर्चुगीज एंड पोर्चुगीज लॉ वर एप्लीकेबल देयर, और वो उसके बाद भी कंटिन्यू रहे। पोर्चुगीज लॉ से ही गवर्न, और पोर्चुगीज कोड वहां पे एप्लीकेबल है। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आपको लाना ही था और लाना चाहिए था, क्योंकि आपने इंटरनेशनल ट्रीटीज साइन कर रखी हैं, और पोर्चुगीज लॉ जो है वो ऑलरेडी कंफर्म कर रहा है उन सब इंटरनेशनल रेटिफिकेशंस को। तो पोर्चुगीज लॉ एप्लीकेबल है और वो ज्यादा इंटरनेशनल कन्वेंशन से मैच करता है। गोवा में शादी 4 तरीकों से की जाती है। पहला कानूनी तरीका होता है जिसे सामुदायिक संपत्ति कानून बोलते हैं, और बाकी 3 पारंपरिक। पहले तरीके में पति पत्नी एक दूसरे की संपत्ति में बराबरी के हिस्सेदार होते हैं और उन्हें विरासत का अधिकार भी होता है। इन संपत्तियों का निपटारा पति पत्नी एक दूसरे की अनुमति के बगैर नहीं कर सकते। कानूनी अलगाव की स्थिति में महिला अपने पति की आय की 50% की हकदार होती है। वो उसके दान या गुजारा भत्ता पर निर्भर नहीं होती है। माता पिता अपने बच्चों को पूरी तरह से वंचित करने के लिए अधिकृत नहीं है, लेकिन वो आंशिक रूप से ऐसा कर सकते हैं। पति या पत्नी की मृत्यु में दूसरे पति या पत्नी को संपत्ति का आधा हिस्सा मिलता है। अगर दंपत्ति के एक बेटा और एक बेटी है तो बची संपत्ति का आधा हिस्सा दोनों के बीच समान रूप से साझा किया जाना चाहिए। लेकिन गोवा की नागरिक संहिता में कोई कमी न हो, ऐसा नहीं। गोवा की संहिता पुर्तगाली नागरिक संहिता पर आधारित है जो 1867 की है। गोवा में चल रही नागरिक संहिता को 1966 में पुर्तगाल में ही निरस्त कर दिया गया था। गोवा में बहुत से लोग इस कोड से संतुष्ट नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार गोवा का कोड 2 शादियों को बढ़ावा देता है। ये संहिता असमानता को भी बढ़ावा देती है, क्योंकि एक पुरुष कानूनी रूप से दूसरी बार शादी कर सकता है अगर उसकी पहली पत्नी के साथ उसकी 25 वर्ष की आयु तक कोई बच्चा न हो। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर खूब सियासत हो रही है, लेकिन दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने अपने कानूनों में संशोधन करके वहां पर एक यूनिफॉर्म कोड लागू किया है, और इनमें कई मुस्लिम देश भी शामिल हैं। सबसे पहले रोमन लोगों ने ही नागरिकों के लिए कानून विकसित किया था। उस समय इसे जूस सिविल नाम दिया गया था। कई देशों में रोमन जूस सिविल लागू रहा, लेकिन बाद की पीढ़ियों ने इसे अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से परिभाषित किया। फ्रांस की नागरिक संहिता आधुनिक दुनिया की सबसे प्रसिद्ध नागरिक संहिता है। 1804 में फ्रांस में नेपोलियन नागरिक संहिता को पेश किया गया था। बाद में नागरिक कानूनों का एकीकरण कर 300 से अधिक स्थानीय नागरिक कानूनों को बदल दिया गया। इन कानूनों में संपत्ति, सूदखोरी, उत्तराधिकार, उपहार, अनुबंध जैसे क्षेत्रों को कवर कर दिया गया। अमेरिका के राज्य अपने अपने सर्वोच्च न्यायालयों के साथ स्वतंत्र हैं और खुद की प्रथाओं और कानूनों का पालन करते हैं। हालांकि वहां भी नागरिक संहिता के नाम पर कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो पूरे देश में नागरिकों को नियंत्रित करते हैं। श्वेत पत्र में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।